हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 2 का जेनरिक पेपर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। इस पर डिस्कशन होगा पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन क्या होता है, गॉसेस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं और आपको पता है कि मैटर जो आप देखते हैं सुनते हैं, पदार्थ जो है उसको अब दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इन जनरल। एक जो कंडक्ट करेगा और एक जो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जिसमें करंट कंडक्ट कर रहा है और करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है। जिसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगा वो कहलाएगा इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, और जिसमें करंट कंडक्ट करेगा वो कहलाएगा कंडक्टर। तो कंडक्शन ऑफ करंट क्यों होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए कंडक्शन होगा, और इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक्स इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so therefore there is no conduction of electron in insulators. ठीक, अब पोलराइजेशन में जाने के पहले हमको कुछ टर्म समझना पड़ेगा। एक है उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि आप 12th लेवल पे भी पढ़ते आ रहे हैं, 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं जो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू रख दिया हमने, यहाँ माइनस क्यू रख दिया, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। तो ये स्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब Q इंटू डी। और डायपोल मोमेंट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। उसका मैग्नीट्यूड चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ डायरेक्शन लिख देता हूँ, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर किसी भी मटेरियल या मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट है तो ऐसा मटेरियल या मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, और अगर डायपोल मोमेंट नहीं है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मैटर या मॉलिक्यूल एक पोलर हो गया, एक नॉन पोलर। तो पोलर जो मटेरियल होगा उसमें डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट मतलब नॉन जीरो डायपोल मोमेंट कह सकते हैं, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा या मटेरियल होगा उसमें डायपोल मोमेंट जीरो, डायपोल मोमेंट कोई नेचुरल जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर मटेरियल में डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, मतलब डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, और नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट जीरो होगा। पोलर मॉलिक्यूल कह लीजिए, मटेरियल कह लीजिए, पोलर मॉलिक्यूल कर सकते हैं इसको। ठीक, जैसे इसके एग्जांपल में नॉन पोलर में आपका आ जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल में एग्जांपल है लाइक वाटर, पोलर मॉलिक्यूल H2O, और
नॉन पोलर में आपका ऐसे मटेरियल जिसका कोई डायपोल मोमेंट जीरो होता है। और ये बेसिकली नॉन जीरो डायपोल मोमेंट का मतलब वो परमानेंट डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं हम, जो उसमें एग्जिस्ट करता है इनसाइड में, हम लोग को एक्सटर्नली फिट नहीं किया है इसमें, तो उसको हम कह सकते हैं परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो इसमें नॉन पोलर वाले में परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा। अब देखिए इस डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, या इस पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, ठीक। और ये हम डाइलेक्ट्रिक वाले में पढ़ रहे हैं। ये पोलर मतलब डाइलेक्ट्रिक का समझिए दो पार्ट कर दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल का दो पार्ट कर दिया। एक पहले हमने किया इंसुलेटर मैटर को डिवाइड किया इंसुलेटर में, कंडक्टर में, फिर उसको हम इंसुलेटर को ले जा रहे हैं पोलर और नॉन पोलर। पोलर में डायपोल मोमेंट होगा, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आएगा कि जो पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो कैसे बिहेव करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो किसी का पार्ट है पोलर नॉन पोलर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल placed in an electric field, placed in an electric field, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका प्लेस किया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या इफेक्ट होगा उस पर देखिए। अगर आपने नॉन पोलर को लिया है, नॉन पोलर मतलब कोई डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट उसका नहीं है। तो अगर नॉन पोलर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब मान लीजिए ये नॉन पोलर मटेरियल है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। तो नॉन पोलर का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसे होगा, मतलब आपस में न्यूट्रलाइज किया हुआ। ठीक, ये जब आपने अप्लाई नहीं किया है कुछ, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0। और पोलर, जब इसी को नॉन पोलर को जब आप अप्लाई कर दिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है ऐसे ओरिएंट हो जाएगा। व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नॉट जीरो, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, उस केस में आपका क्या होगा, ये जो हर एक एटम में क्या होता है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, सेंटर में आपका प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, वो आप एटम को न्यूट्रल बनाता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा कि प्रोटॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये डायपोल की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा, और अब डायपोल होगा, तो डायपोल की तरह आ गया तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the positive charge and negative charge, the positive charge and negative charge get shifted in opposite direction, ये तो नॉन पोलर की बात होगी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की पहले कैटेगरी थी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के साथ ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई है तो परमानेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो उसमें कुछ डायपोल मोमेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्यों, उसके जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे अपोजिटली, तो यहाँ पे आपके पास डायपोल मोमेंट आ गया। नॉन पोलर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया फील्ड की वजह से।
अपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग डायपोल्स। डायपोल्स आएगा, डायपोल मोमेंट आएगा। और अगर पोलर मटेरियल होता, डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होता? पोलर में तो ऑलरेडी परमानेंट डायपोल मोमेंट है। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल में जो है, पोलर मटेरियल है जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट है। मटेरियल में डायपोल्स है परमानेंट, लेकिन आपका डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि उनका ओरिएंटेशन जो है वो रैंडम है। ठीक है, वो ओरिएंटेड है, किसी डायरेक्शन में रैंडमली ओरिएंटेड है, इसलिए उसमें कोई नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। इसमें पोलर मटेरियल जो है, या पोलर डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, डायपोल मोमेंट है, डायपोल्स हैं, डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली oriented, dipoles are randomly oriented, therefore zero net dipole moment, zero net dipole moment। तो आपका पोलर मॉलिक्यूल है, डायपोल है, लेकिन रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, when it is placed inside an electric field, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस करेंगे, देन इट्स डायपोल्स orients themselves in along the direction of the electric field, ठीक। तो आपने जैसे ही इसमें ऑपरेट किया, ये ऑलरेडी इसमें देखिए, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये रैंडमली ओरिएंटेड है। व्हेन ई इज नॉट अवेलेबल, व्हेन ई इज इक्वल टू जीरो। और जब आपने ई नॉन जीरो दे दिया, सपोज ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, व्हेन ई इज नॉट जीरो। ये क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ओरिएंट कर लिया, और जिसकी वजह से दस दे गेट ए रिजल्टेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तो वो उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ जाता है। ये आ गया। तो अब एक बात यहाँ और ध्यान देने वाला है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, ये ओरिएंट हुआ, ये काम आपका नॉन पोलर में भी होगा। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका ये डायपोल्स है, डायपोल्स का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो अगर चार्ज ऐसे शिफ्ट कर गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो कैसा डायरेक्शन हो शो करेगा? ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अप्लाई इधर किए हैं,
सिमिलरली आपका अगर पोलर वाले में भी नॉन पोलर में भी देखते, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिया है, ये आपका डायरेक्शन इधर है, और जो ये डायपोल्स हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पॉजिटिव चार्ज इधर, इसका डायरेक्शन इधर है, इसको E0 से दिखा रहे हैं। तो जो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक मोमेंट बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। मतलब जो नेट पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है EP इसको कह सकते हैं, दैट इज EP क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन, ठीक है। EP इज इक्वल टू आ गया E माइनस E0। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और E0 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ओरिएंटेशन। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ओरिएंटेशन, और क्रिएशन। अगर है तो ओरिएंट होगा, और नहीं है तो क्रिएट होगा, एंड क्रिएशन, ठीक है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने क्या देखा, पहले देखा कि मैटर दो तरह के होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक होगा, एक कंडक्टर होगा। डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक इसलिए इंसुलेटर है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो आपका कंडक्शन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक में भी दो पार्ट आए, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर का मतलब है जिसमें नेट डायपोल मोमेंट आपके पास है, और नॉन पोलर का मतलब जिसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं है। अब नेट डायपोल मोमेंट आपके पास पोलर में है, नेट डायपोल्स हैं, और पोलर नेट डायपोल मोमेंट भी है पोलर मटेरियल में। तो दोनों केस में अगर पोलर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और डायपोल क्रिएट होगा। अगर उसमें ऑलरेडी डायपोल मोमेंट है, पोलर मटेरियल है या पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो उसके डायपोल्स जो रैंडमली ओरिएंटेड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, और वहां भी रिजल्टेंट नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है और जो ओरिएंटेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ओरिएंटेशन और डायपोल क्रिएशन। तो ये हमारे इतना पॉइंट हो गया। अब हम एक टर्म जो पोलराइजेशन है उसको डिफाइन करते हैं। पोलराइजेशन बेसिकली क्या है? पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज polarization is defined as it is defined as the dipole moment per unit volume, ठीक है। जो पोलराइजेशन है आपका कैपिटल पीस दिखा रहे हैं, डायपोल मोमेंट स्मॉल पीस दिखा रहे थे। तो ये पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट इसको स्मॉल पीस दिखा रहे हैं बाय वॉल्यूम V। तो ये आपके पास P आ गया, स्मॉल p बाय V, ठीक। डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
अब जब डायपोल मोमेंट जो आपका, डायपोल किस पे डिपेंड करता है? डायपोल डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो डायपोल क्रिएशन या डायपोल ओरिएंटेशन ज़्यादा होगा, तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। और अगर डायपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो पोलराइजेशन भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, तो देखिए डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू applied electric field। ठीक है, तो ये P इज प्रोपोर्शनल टू ये है। तो आपका पोलराइजेशन एक यहाँ से, पहले पोलराइजेशन के पहले डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं हम। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा मुझे, अल्फा समझ लीजिए कांस्टेंट दे दिया। अल्फा क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इसको कहते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इसका नाम है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये आपका एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी हो गया। अब चूंकि डायपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो पोलराइजेशन भी डिपेंड करेगा। तो पोलराइजेशन कैसे डिपेंड करेगा? तो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट xi e। डायपोल मोमेंट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, तो पोलराइजेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज पोलराइजेशन। और ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बता चुके हैं आप, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी बेसिकली क्या होता है? एक लाइन में अगर आपको बताएं तो परमिटिविटी होता है, वो बताता है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। इट टेल्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, कितना पोलराइज है कोई मटेरियल, वही आपको बताता है पोलराइजेशन। और जो ससेप्टिबिलिटी है, इसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है? ससेप्टिबिलिटी आपको बताता है कि हाउ इजिली डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज, कितनी आसानी से डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है ससेप्टिबिलिटी। हाउ इजिली डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड, ठीक। और ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पोलराइजेशन है, पी आपका पोलराइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कॉन्सेप्ट आता है चार्जेस के बारे में। चार्जेस ऐसे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव जानते हैं, पर चार्जेस याद तो देखिए, एटम में क्या होता है? एटम में चार्ज आपके पास बाउंड है, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में है, जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्बिट में घूम रहा है। तो अगर चार्ज बाउंड हो तो जो न्यूक्लियस में चार्ज होगा वो बाउंड चार्ज कहलाएगा, अगर न्यूक्लियस में नहीं है तो वो फ्री चार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से चार्जेस को दो कैटेगरी में बांटा गया। चार्जेस को दो कैटेगरी में, एक बाउंड चार्ज है और एक फ्री चार्ज। अब दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। बाउंड चार्ज हो गया और ये फ्री चार्ज। तो बाउंड चार्ज डेंसिटी को हम, बाउंड चार्ज किसको कहेंगे? अगर चार्ज बाउंड टू न्यूक्लियस है, ठीक है। दूसरा है बाउंड चार्ज की प्रॉपर्टी कि इसका जो एनर्जी होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, क्वांटाइज्ड एनर्जी। बाउंड चार्ज में पहला है न्यूक्लियस में बाउंड होगा, बाउंड टू न्यूक्लियस, एंड दूसरा है क्वांटाइज्ड एनर्जी, एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा। तीसरा है कंटेन बोथ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, कंटेन बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, और फ्री चार्ज में इसका उल्टा होगा,
नॉट बाउंड टू न्यूक्लियस, नॉट बाउंड टू न्यूक्लियस पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, एनर्जी कैन हैव एनी वैल्यू। फ्री चार्ज में एनर्जी जीरो से कोई वैल्यू हो सकता है, बाउंड चार्ज में था क्वांटाइज होना चाहिए, सर्टन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होगा उसका। इसमें है एनर्जी कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, कोई वैल्यू कंटेन कर सकता है। और इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी हो गया। अब बाउंड चार्ज की डेंसिटी अगर हम ले लें, बाउंड चार्ज डेंसिटी रो बी है, तो रो बी डिपेंड करेगा डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन, नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन। ये बाउंड चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो बाउंड चार्ज डेंसिटी इज द नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन, पी आपका पोलराइजेशन है। और जो फ्री चार्ज डेंसिटी है रो एफ, आपके पास फ्री चार्ज डेंसिटी जो है वो एज इट इज रहेगा, रो एफ आपका हो गया ये, दिस इज फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इन अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो आपका चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो पोलराइजेशन का था वो आ गया। पोलराइजेशन क्या है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, चार्ज बाउंड और फ्री चार्ज क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि गॉसेस लॉ को डाइलेक्ट्रिक में आप कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, तो गॉसेस लॉ क्या होता है आपका, वी हैव, आपको याद होगा गॉसेस लॉ, वी हैव गॉसेस लॉ, लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल था ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी को जब डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आए थे तो क्या हो गया था, ये सब करके दिखाए हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म था गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे यहाँ मैटर क्या है, गॉसेस लॉ को डाइलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, वहां पे जो हमने स्टडी किया था गॉसेस लॉ, वहां पे रो बाय एप्सिलॉन नॉट था, डेल्टा आपके पास डेल्टा डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट जो है कैसे कन्वर्ट किए थे हमको इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में, वो हम बता चुके हैं आपको पहले, इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। आप चाहेंगे तो हम लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक में लेक्चर का डाल सकते हैं, गॉसेस लॉ वाला लिंक इसमें डाल देंगे ताकि आपको खोजने में दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए रो आपके पास जो है बेसिकली रो किससे बना हुआ है, रो टोटल चार्ज है, आपके चार्ज डेंसिटी है, तो रो बाउंड चार्ज प्लस रो फ्री चार्ज। और बाउंड चार्ज का क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन। फ्री चार्ज का रहने दीजिए रो एफ। ठीक है, और यहां से निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 में क्या करेंगे, रो के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आइए। तो एक दो स्टेप हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट
डेल डॉट ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो रो है माइनस डेल डॉट ऑफ पी प्लस रो एफ तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, डेल डॉट कॉमन हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई आ गया प्लस पी आ गया इज इक्वल टू रो एफ आ गया। और इस टर्म को हम एक नया टर्म नाम दे देते हैं डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू रो एफ। जहां डी क्या है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। दिस इज द गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक बेसिकली, वेयर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और ये आपका आ गया गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, गॉसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, गॉसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपको गॉसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स क्या करना है, गॉसेस लॉ आपने लिखा, उसको डाइवर्जेंस फॉर्म में ले आए और फिर रो की जगह पे रो बी प्लस रो एफ किया, चार्ज बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज। बाउंड चार्ज के लिए माइनस डेल डॉट पी है और फ्री चार्ज को रहने दिया, तो आपके पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ आ गया। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, गॉसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे थोड़ा सा हम और आगे काम करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। पी की जगह हमारे पास क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट ई, पी की जगह आया था एप्सिलॉन नॉट एक्स ई पी, नॉट एक्स ई ई, एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस जाई ई आ गया। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस जाई ई जो है वो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बेसिकली। सो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसकी जगह पे लिख दीजिए एप्सिलॉन आर ई। ठीक है, और इन दोनों को आप लिख सकते हैं, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला आ गया, ये वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया था, इसको हमने माना है एप्सिलॉन आर वेयर 1 प्लस जाई और एप्सिलॉन नॉट भी, और ये एप्सिलॉन आर नहीं, एप्सिलॉन कंप्लीट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होगा। एप्सिलॉन नॉट आपके पास रह गया, एप्सिलॉन आर की जगह पे ये, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई ई इज इक्वल टू के। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन आर हो गया, कंप्लीट एप्सिलॉन नॉट ये एप्सिलॉन हो गया, तो एप्सिलॉन आर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एप्सिलॉन आर 1 प्लस इसे कहते हैं
रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमारे पास एक चीज बचा रह गया, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स। उसे भी कर ही लेते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with dielectrics। ठीक है, अब एक कैपेसिटर लिया गया, प्लेन प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया, प्लस सिग्मा चार्ज है माइनस सिग्मा चार्ज है, दोनों का एरिया ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां डाल दिया गया है दोनों प्लेट के बीच में, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ए डाइलेक्ट्रिक with dielectric constant K is placed between a dielectric with dielectric constant K is placed between parallel plate capacitor, parallel plate capacitor। ठीक है, अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पैरेलल प्लेट का, वो हमारे पास क्या था, वो आया था E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी है और फ्री स्पेस। जब दोनों के बीच एयर या फ्री स्पेस है तब ये फॉर्मूला हो गया, ये presence of air or vacuum। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जहां एप्सिलॉन नॉट है उसके साथ एक अलग फैक्टर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ड्यू टू presence of dielectric electric field is changed by the factor of 1/k। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के हो गया। यहाँ के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको एप्सिलॉन आर या के लिख रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, E आपको पता है, डी भी आपको पता है, देयरफॉर V इज इक्वल टू ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और डी ऊपर है, और ये के आ गया, E इंटू डी। ई आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के है, ये देखिए ई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और डी की जगह डी रहने दीजिए। तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, कैपेसिटेंस
सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाय वी, क्यू इज बाय सिग्मा टी बाय के। क्यू हो गया, वी की जगह पर सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट के रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बेसिकली क्या है, चार्ज पॉइंट एरिया है, तो ये आपका आ जाएगा क्यू बटे सिग्मा इस सिग्मा की जगह क्यू बाय कर दीजिए तो बेहतर होगा, क्यू बाय ए इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। ये कैपेसिटेंस क्या कैसे केस के लिए, जब डायरेक्टरी कांस्टेंट मौजूद हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, ठीक है। दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of plate capacitor is increased by n factor of k, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यही काम यहाँ हुआ है। चलिए ये तो हो गया आज तक का, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए ओके बाय।